आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं 2 या 3 क्लास में था और स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल मैनेजमेंट ने स्टूडेंट से पैसों की कलेक्शन की क्योंकि वो किसी औरत के लिए एक प्रोग्राम करना चाहते थे और उसके लिए दुआ करवानी थी। तो मैंने भी जेब से 10 रुपए निकाल के उनको दे दिए। हालांकि मैं उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और उसका नाम आफिया सिद्दीकी है। That Islam is the best savior and protector for women. मुझे एक आदमी अप्रोच किया कि उसकी जो भतीजी थी उसको उठा के वो ट्रेन पे आने लगी, उसने टेलीफोन किया, टेलीफोन पे एफबीआई ने पिक किया, उसको वो उठा के गायब कर दिया। This is not her defeat, this is her victory. लेकिन सवाल फिर यही है कि ये आफिया सिद्दीकी है कौन? डॉक्टर आफिया को खास तौर पे किसी ऐसे जुर्म की सज़ा में मलाइन किया गया है, बदनाम किया गया है और उनकी ज़िंदगी जहन्नम बनाई गई है, जिस जुर्म का ना मुझे पता है ना आपको। और क्यों वो कई सालों से अमेरिकन कस्टडी में है। यकीन जानिए, मैं कहती हूँ मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरी बहन आफिया है। You could immediately see that all of her teeth had been knocked out on the lower jaw. और क्या वाकई उसके पास कुछ ऐसा था जिससे इन पॉलिटिशियंस, सुपर पावर्स और सीक्रेट एजेंसीज को खतरा था? ये सजा दरअसल किसी और बात के सिलसिले में है और इसको वजह बनाकर सजा दे दी है। और क्यों आज तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे पाकिस्तान में वापस नहीं ला सकी? मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान ने नेक नीयती में इसमें कोई काम नहीं किया। आफिया ने मुझसे ये सवाल किया कि आप पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया। लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से 25 साल पहले, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। अब इस सब का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को समझा जाता है, जिसको पकड़ने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तालिबान की हुकूमत को खत्म करके अफगानिस्तान के ऊपर अपनी गवर्नमेंट को बिठा दिया और पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया से टेररिस्ट को खत्म करने का फैसला किया और फिर उसने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर CIA और FBI की मदद से सीक्रेट जेल्स को बनाया, जिनको ब्लैक साइट्स कहते थे। जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया से टेररिज्म को खत्म करने के लिए मदद मांगी और 54 से ज्यादा मुल्कों ने उसकी मदद की, जिनके अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल था। अब अमेरिका ने ये ब्लैक साइट्स बना तो ली थी, लेकिन ये सब का सब सीक्रेट था और दुनिया को इसकी कोई खबर नहीं थी। इन ब्लैक साइट्स के बारे में सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट, CIA और FBI के टॉप ऑफिसर्स और जिन मुल्कों में ये साइट्स मौजूद थी उनके टॉप पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स के अलावा किसी को भी इन साइट्स का नहीं पता था। इन सीक्रेट जेलों के अंदर पूरी दुनिया से मुसलमानों को, जिन पर इन एजेंसीज को शक होता था, उनको बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इलीगली किडनैप करके ले आते थे और यहाँ पे उनको ट्रीट करते थे और मुख्तलिफ तरीकों के साथ उनको टॉर्चर करते थे। जैसे कई दिनों तक उनको सोने नहीं दिया जाता था, उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर में रखा जाता था, कई दिनों तक उनको अंधेरी जेलों में अकेला रखा जाता था और उनको तब तक मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता था जब तक वो ये ना मान ले कि उनका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है। दाढ़ी को और सर के बालों को शेव किया, फिर थूक रहे थे हमारे ऊपर, फिर गालियां बक रहे थे, लाते मारे थे, पंच मारे थे, कुत्तों को लेके हमारे ऊपर। लेकिन इनमें ज्यादातर लोग इनोसेंट थे और उनका किसी भी तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। शुरू में तो इन साइट्स के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता लोगों को इन जेलों के बारे में पता चलने लगा और पूरी दुनिया के सामने इन ह्यूमन राइट्स का प्रचार करने वाले लोगों की असलियत जाहिर होने लगी। शुरू में तो अमेरिका इनकार करता रहा कि इस तरह की कोई साइट्स एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर जिन मुल्कों में ये साइट्स मौजूद थी वहां की गवर्नमेंट ये मानने लगी कि अमेरिका ने उनके मुल्कों के अंदर ये डार्क साइट्स बनाई थी, तो फिर फाइनली अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ये मान लिया कि उसकी ऑर्डर पे ये ब्लैक साइट्स बनाई गई थी। और फिर जब बुश से ये पूछा गया कि क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं है और क्या ये लोगों के ऊपर जुल्म नहीं है, तो जॉर्ज W. बुश जो उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने कहा because the lawyer said it was legal. It said it did not fall within the Anti-Torture Act. I'm not a lawyer.
यानी कि अगर मैं इस बूश को चपेटे लगाऊं और इसकी अच्छी खासी तबीयत सेट करूं और कह दूं कि आई एम नॉट अ लॉयर, माय लॉयर टोल्ड मी इट इज लीगल, तो मतलब कि मैंने कोई ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं की और ना ही मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ लॉयर, माय लॉयर टोल्ड मी इट इज लीगल। बात तो सही है। अमेरिकन FBI और CIA और लोकल एजेंसीज ने हजारों इनोसेंट लोगों को इलीगली किडनैप करके उनको ऊपर टॉर्चर किया और यही सब उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा था। पाकिस्तानी एजेंसीज ने बहुत से लोगों को पकड़ के उनको CIA के हवाले किया और इस सब को पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी अपनी बुक में लिखा है कि उन्होंने 600 से ज्यादा लोगों को उस वक्त पकड़ा जिन पे शक था कि उनका अलकायदा के साथ रिलेशंस हैं और 300 से ज्यादा लोगों को CIA के हवाले किया और इस सब के बदले CIA ने डॉलर्स की शक्ल में उनको काफी ज्यादा इनाम दिया। लेकिन फिर बाद में इस बुक के एडिशंस के अंदर से इस स्टेटमेंट को मिटा दिया गया और कहा गया कि ये सिर्फ एक मिस्टेक थी। अब जब पाकिस्तान के अंदर ये सब हो रहा था तो उसी दौरान एक दिन रात को एक औरत कराची से इस्लामाबाद अपने अंकल को मिलने जा रही थी। उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे। सबसे बड़ा बेटा अहमद 6 साल का था, उसकी बेटी मरियम तकरीबन 4 साल की थी और सबसे छोटा बेटा सुलेमान सिर्फ 6 महीने का था। लेकिन अचानक फिर कुछ गाड़ियां उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और उस औरत को उसके बच्चों के साथ जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा के किडनैप करके वहां से ले गए। और आज दुनिया उसी औरत को आफिया सिद्दीकी कहती है। Not just Dr. Afia Siddiqui has a particularly tragic case because she disappeared with 3 of her children. I'm really quite ashamed as an American that my country has tortured so many people. एक्चुअली आफिया सिद्दीकी एक तरह से साइंटिस्ट ही थी। उन्होंने अमेरिका के अंदर न्यूरो साइंस के अंदर PhD की डिग्री हासिल की थी और वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। आफिया का ख्वाब पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को बदलना था। उसका ड्रीम था कि लोग हमारे मुल्क में हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लाइन लगाएं एडमिशन्स के लिए, वीज़ास के लिए। उनके मुताबिक इस्लाम सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि जिंदगी गुजारने का एक रोल मॉडल है। उसने ये कहा कि इस्लाम इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और इसी के ऊपर आफिया काम कर रही थी। इसके अलावा वो इस्लाम से बहुत अटैच थी और अमेरिका के अंदर रहते हुए इस्लाम की तबलीग करती थी और बहुत सी ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई थी और इसके अलावा वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर रही थी। अब इन सारे कामों के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से FBI को उनके ऊपर शक हो रहा था और वो शुरू से ही उनके ऊपर नजरें जमाए बैठी थी। अब जब आफिया को पाकिस्तान के अंदर से किडनैप कर लिया गया तो किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहां पे गायब हो गई, जिसकी वजह से उनकी फैमिली उनको तलाश करने लगी। 2006 के अंदर मुअज्जम बेग जो एक ब्रिटिश सिटीजन है, 2002 के अंदर वॉर और टेरर के दौरान उनको पाकिस्तान के अंदर से किडनैप करके अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस में भेज दिया गया था। उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि जब वो बगराम एयरबेस के अंदर थे तो वो एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते थे। बगराम में था, खुसूसन मुझे एक औरत की आवाज़ आती थी, उसकी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, पीट रही थी। इवोन रिडली जो एक जर्नलिस्ट है और अमेरिकन ब्लैक साइट्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी, उन्होंने जब बगराम एयरबेस की इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि वाकई में वहां पे एक औरत मौजूद है जिसको कैदी नंबर 650 कहते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अमेरिकन एजेंसीज कहती रही कि वहां पे कोई औरत मौजूद नहीं है। The Americans said there's no women in Bagram. They totally denied it. लेकिन बाद में बगराम एयरबेस के बहुत से कैदियों के इंटरव्यूज आए जिन्होंने ये क्लेम किया कि वहां पे एक औरत मौजूद थी। खातून को लाया गया, वो खातून को के ऊपर टॉर्चर किया जाता था, इसको टॉर्चर किया जाता था और उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। The presence in the jail was heartbreaking for all of us. अमेरिकन्स उसकी इंटेरोगेशन करी थी ना, मुझे ये नहीं पता था उसका नाम क्या था, ये वो कौन थी, या वो पाकिस्तानी थी या कोई और थी। और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस औरत का नाम आफिया सिद्दीकी है। मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस की थी वापस आके, तो उसके बाद मुझे पता चला था कि एक औरत है, उसका नाम आफिया सिद्दीकी है। डॉक्टर क्लाइव स्मिथ जो एक ब्रिटिश अमेरिकन लॉयर हैं, वो कहते हैं कि जब आफिया को उसके बच्चों के साथ पाकिस्तान के अंदर से किडनैप किया गया
तो उसको उसके 6 साल के बेटे अहमद और 4 साल की बेटी मरियम के साथ अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस के अंदर कैदी बना के लाया गया। जबकि अहमद के मुताबिक जब उसको गाड़ी के अंदर डाला गया तो उसने गाड़ी के पिछले शीशे से देखा कि उसका छोटा भाई सुलेमान जो सिर्फ 6 महीनों का था वो जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके आसपास खून ही खून है और वो मर चुका है। And the very first thing that happened was apparently they dropped one child on his head. This was the baby, 6 months old. Suleiman. And apparently killed him. उसके बाद अहमद कहता है कि उसे एक डार्क कमरे के अंदर लाया गया जहां पे बहुत से ऑफिसर्स थे जो इंग्लिश, उर्दू और पश्तून बोलते थे और अगर मैं उनकी बातें ना सुनता तो वो मुझे मारते पीटते थे और जंजीरों से मुझे बांध देते थे। और इसी तरह डॉक्टर आफिया को भी एक खुफिया जेल के अंदर रखा गया जहां पे उनको टॉर्चर किया जाता था और जबरदस्ती उनसे ये मनवाया जाता था कि उनके अलकायदा के साथ रिलेशंस हैं और उनको ये धमकियां दी जाती थी कि अगर वो नहीं मानेगी तो उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। और इसी तरह 5 साल तक आफिया सिद्दीकी वहां पे कैदी बन के रही। लेकिन अब जब ये प्रूफ आना शुरू हो गया कि बगराम एयरबेस के अंदर एक औरत मौजूद है तो एफबीआई को आफिया को छोड़ना पड़ना था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने आफिया को छोड़ दिया तो ये ना हो कि ये बाहर जाके हमारा काला चिट्ठा खोल दे कि किस तरह उसके ऊपर, उसके बच्चे के ऊपर टॉर्चर किया जाता था, किस तरह उसको किडनैप करके लाया गया और किस तरह जो दूसरे कैदी वहां पे मौजूद थे उनको टॉर्चर किया जाता था। और अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो हमारी जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर वाली एक इमेज है वो तो खत्म हो जाएगी। जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत ही चीप प्लान बनाया। उन्होंने आफिया को कहा कि वो फाइनली 5 साल के बाद उसको रिलीज कर रहे हैं और उसको उसके बच्चे वापस कर देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने आफिया के बेटे अहमद जो उस वक्त 11 साल का हो गया था उसे मनाया कि उसका नाम अहमद नहीं बल्कि अली हसन है और वो किसी को ये नहीं बताएगा कि वो कौन है और किसका बेटा है और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने सख्त गर्मी के अंदर अहमद को एक कोट पहना दिया और आफिया को एक बहुत मोटा बुर्का पहना के उसके हाथ में एक बैग देके उनको गजनी के अंदर एक मस्जिद के बाहर बिठा दिया और आफिया से कहा गया कि उसके पास एक टीम आएगी जो उसके हवाले उसके बच्चे कर देगी। एक्चुअली एफबीआई का प्लान आफिया और उसके बेटे को बॉम्बर दिखाना था क्योंकि कोई भी इतनी सख्त गर्मी के अंदर इतना मोटा कोट और बुर्का नहीं पहनता। उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया कि जब वो आफिया को वहां पे बिठा देंगे तो उसके बाद अफगान पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा कि मस्जिद के बाहर एक औरत और उसके साथ एक लड़का बैठे हुए हैं जिन पे शक है कि वो सुसाइड बॉम्बर है। और फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे आएगी तो आफिया को तो पश्तून आती नहीं और पुलिस उर्दू को समझ नहीं सकती जिसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और इसी पैनिक के अंदर आके पुलिस उनको बॉम्बर समझते हुए वहीं पे मार देगी। लेकिन सब कुछ एफबीआई के प्लान के ओपोजिट हुआ। अब जब आफिया वहां पे बैठी अपने बच्चों का वेट कर रही थी तो वहीं पे एक आम अफगान सिविलियन आ जाता है जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड कर चुका था और थोड़ी बहुत उर्दू जानता था। जब उसने आफिया से ये पूछा कि वो वहां पे क्या कर रही है तो आफिया ने उसको सारी स्टोरी बताई और उसको कहा कि वो अपने बच्चों का वेट कर रही है। जब अफगान पुलिस वहां पे आई और आफिया से पूछताछ करने लगी तो उसी अफगान सिविलियन ने उनको बताया कि ये तो एक आम सी इनोसेंट औरत है जो यहाँ पे अपने बच्चों का वेट कर रही है, कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं है। जिसकी वजह से अफगान पुलिस उनको मार तो ना सकी लेकिन अरेस्ट करके गजनी पुलिस स्टेशन के अंदर ले आई। फिर जब पुलिस ने आफिया का वो बैग चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत से सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर उर्दू और इंग्लिश के अंदर बहुत से वेपन्स और बॉम्ब्स बनाने की डिटेल है और बहुत से डॉक्यूमेंट्स की हैंड राइटिंग आफिया की हैंड राइटिंग से मैच करती है। उसके बाद अफगान पुलिस ने अफगान गवर्नमेंट को नहीं और ना ही किसी हायर अफगान ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया बल्कि सीधा एफबीआई को कहा कि आप तशरीफ लाएं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें। वैसे कितनी मजे की बात है ना, जिसकी वजह से एफबीआई के कुछ एजेंट्स और यूएस सोल्जर्स इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए। अब जिस कमरे के अंदर वो आए उस कमरे के अंदर एक येलो कलर का पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे के पीछे डॉक्टर आफिया बैठी हुई थी। अब एफबीआई के मुताबिक जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उनके एक हायर ऑफिसर ने अपनी M4 राइफल उस पर्दे के पास रख दी जिसको डॉक्टर आफिया ने पकड़ के उन यूएस सोल्जर्स और एजेंट्स की तरफ
निशाना बना के उनके ऊपर 2 गोलियां फायर कर दी, लेकिन किसी को कोई गोली नहीं लगी। लेकिन फिर अपनी सेफ्टी के लिए वहां पे मौजूद एक आम सोल्जर ने आफिया की तरफ 2 गोलियां चला दी जो उनके पेट पे लगी। और जब बाद में उन गोलियों के निशानात को चेक किया गया तो एक 5.5 फुट लंबी औरत के पेट पे 10 इंच लंबी स्टिचेस थी जो तकरीबन 1 फुट ही बनती हैं। इनकी वजह से आफिया सिद्दीकी के इंटेस्टाइन का एक हिस्सा खराब हो गया था और उनके जिस्म के अंदर ब्लीडिंग होती रहती थी। अब जब आफिया सिद्दीकी जख्मी हो गई तो कुछ दिनों तक अफगानिस्तान के एक लोकल हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज किया गया। और अब क्योंकि उन्होंने अमेरिका के एजेंट्स और सोल्जर्स को मारने की कोशिश की थी, इस बेस पे उनको अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया। लेकिन स्मिथ के मुताबिक जब यूएस आर्मी वहां पे आई तो आफिया ने ये जानने के लिए कि कौन उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, उस पर्दे को थोड़ा सा साइड पे किया। लेकिन जब आफिया ने उन ऑफिसर्स को देखा तो वो बिल्कुल डर गई, क्योंकि शायद वो उन ऑफिसर को पहले से ही जानती थी और उनकी कस्टडी में रह चुकी थी। अब जब आफिया ने उनको देखा तो वो चौंक के 2-3 कदम पीछे हट गई और फिर वहां पे मौजूद एक आदमी ने उसके ऊपर फायर कर दिया, जिसकी वजह से आफिया जख्मी हो गई। और फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन यूएस सोल्जर्स और एजेंट्स ने ये सारी कहानी बनाई। अब आफिया की इस फायरिंग वाली कंट्रोवर्सी को हल करने के लिए यूएस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि एक टीम जाए और वहां पे जाके चेक करे कि क्या वहां पे फायरिंग हुई थी या नहीं। और फिर जो बाद में रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक वहां पे किसी भी किस्म का गन पाउडर नहीं था और ना ही गोलियां चलने के निशानात थे। और फिर वो M4 राइफल जिसके बारे में कहा जाता है कि आफिया ने उसे यूएस सोल्जर्स के ऊपर शूट किया, उसके ऊपर आफिया के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। No bullets, no bullet holes, no fingerprints, and in the end, only Siddiqui was shot. अब ये सब कुछ बताता है कि वहां पे आफिया सिद्दीकी ने किसी किस्म का कोई फायर नहीं किया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी आफिया सिद्दीकी ने कहा कि उसने किसी के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई और उन्होंने तो M4 राइफल कभी देखी भी नहीं है। उसके बाद आफिया ने उन वेपन्स और बॉम्ब बनाने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी राइटिंग में हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उनसे जबरदस्ती एक मैगजीन से लिखवाए गए, क्योंकि उनके सामने उनके बच्चों को टॉर्चर किया जाता था। और फिर उन्होंने कहा कि वो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स भी उन्होंने नहीं बनाई। जब आफिया का केस मशहूर हो रहा था तो आफिया की बड़ी बहन फौजिया सिद्दीकी भी मैदान में आई। उन्होंने सबसे पहले आफिया के बच्चों के बारे में पता लगाया। उनको ये पता चला कि आफिया सिद्दीकी को जब गजनी के अंदर गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ एक बच्चा भी था जिसका नाम अली हसन था। लेकिन जब उस बच्चे का DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये आफिया का ही बेटा है जिसका नाम अहमद था। और फिर एक दिन अचानक फौजिया सिद्दीकी के घर के बाहर एक लड़की पाई गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कोई आदमी इसको यहाँ पे छोड़ गया है। जब DNA टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये आफिया की बेटी मरियम है, जिसे अमेरिकन एजेंसीज ने जबरदस्ती एक क्रिश्चियन फैमिली के हवाले कर दिया था। और सुलेमान उसके बारे में आज तक कुछ नहीं पता कि जिंदा है कि मर चुका है। जब आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में लाया गया तो कुछ महीनों तक तो उनको यूएस की जेलों में रखा गया, जिसके दौरान FBI ने उनके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। FBI के मुताबिक आफिया सिद्दीकी के बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक थे और फिर 9/11 को कंडक्ट करने में भी उन्होंने अमेरिका के अंदर रहते हुए बहुत से टेररिस्ट की मदद भी की। कुछ महीनों के बाद आफिया का केस यूएस कोर्ट के अंदर चला। उन्होंने आफिया के ऊपर बहुत से चार्जेस लगाए, जैसे उन्होंने यूएस सिटीजन्स को मारने की कोशिश की और फिर FBI एजेंट्स और फिर यूएस सोल्जर्स को मारने की कोशिश की और अमेरिकन सर्वेंट्स को मारने की कोशिश की और फिर बंदूक के जरिए मारने की कोशिश की। इन सब को मिला के उनको 86 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन जिस औरत को इलीगली उसके मुल्क से किडनैप करके अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से अमेरिका में लाया गया, उसे 5 साल तक यूएस की सीक्रेट जेल्स में रखा गया, उसके बच्चों को टॉर्चर किया गया और इसके अलावा हजारों इनोसेंट लोगों के ऊपर जुल्म किया गया। जबरदस्ती उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात को बनाया गया और ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया गया, जिनको अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है। अब ये सब कुछ करने वाली एजेंसीज और लीडर्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने किसी किस्म के ह्यूमन राइट्स को वायोलेट नहीं किया और ना ही किसी के ऊपर जुल्म किया है, क्योंकि शायद उनके लॉयर ने कहा था कि ये लीगल है। You say it's legal and the lawyers told me. Yeah. FBI आज भी कहती है कि आफिया उनकी कस्टडी में नहीं थी, बल्कि वो उन 5 सालों के अंदर सीक्रेटली अलकायदा के लिए काम कर रही थी।
लेकिन हकीकत के अंदर वो और उसके बच्चे CIA और FBI की इन सीक्रेट जेल्स के अंदर सर रहे थे। जब आफिया को 86 साल की सजा सुनाई गई तो पाकिस्तानी अवाम, आप समझ सकते हैं, आग बबूला हो गई। पूरे मुल्क के अंदर अमेरिका के खिलाफ धरने शुरू हो गए। और लोग आफिया के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन आपको नायक फिल्म का ये सीन तो याद होगा। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ा और लोग आहिस्ता आहिस्ता थक हार के अपने घरों में फिर से बैठ गए और ये भूल गए कि कोई उनके ही घर के अंदर से उनकी ही औरत को उठा के ले गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आगे चल के आप खुद ही समझ लेंगे। आफिया सिद्दीकी के केस को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस सिस्टम, गवर्नमेंट्स और इन पॉलिटिशियंस को एक औरत से खतरा था? क्या वाकई उनके पास कोई ऐसी चीज थी जो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज करती थी? क्योंकि अगर हम आफिया के केस को डिटेल में देखें तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बताती हैं कि ये पूरा सिस्टम जानबूझ के एक प्रॉपर प्लान के जरिए उस औरत को फंसा रहा है। क्योंकि अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखूंगा जो आफिया सिद्दीकी के मुतालिक आपके तमाम डाउट्स को खत्म कर देगी। बाय द वे, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस होंगे और जरूरी नहीं है कि ये 100% करेक्ट हो। इसीलिए अगर आपको कुछ गलत लगे या आपको ऐसा लगे कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आफिया मूवमेंट को जितना हो सके सपोर्ट करें, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें, वहां पे जाके हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मेंशन करें। इसके अलावा आप इस ईमेल पे इंग्लिश के अंदर आफिया को अपने सपोर्टिव मैसेजेस और लेटर्स वगैरह भेज सकते हैं और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए। जब आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से गायब हुई तो उसके एग्जैक्ट अगले दिन पाकिस्तान के एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर छपी कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक औरत को पकड़ा है जिसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं। लेकिन फिर बाद के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और FBI ने इनकार कर दिया कि वो किसी औरत को नहीं जानते। 2004 में जब किसी को आफिया के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहां पे गायब हो गई है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और FBI ये कह रहे थे कि वो आफिया के बारे में कुछ नहीं जानते, उस वक्त एक US जनरल अटॉर्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफिया सिद्दीकी को अलकायदा के 7 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक कहा। आफिया सिद्दीकी के गायब होने के एग्जैक्ट 2 दिनों के बाद एक शख्स मोटरसाइकिल का हेलमेट पहने आफिया की मदर के घर के बाहर आया और उसको कहा कि अगर वो अपनी बेटी और उसके बच्चों की वापसी चाहती है तो बिल्कुल खामोश रहे और मीडिया के पास ना जाए। अब ये सारी रिपोर्ट्स ये खुल के बता रही हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और FBI आफिया के बारे में जानते थे। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि बगराम जेल के अंदर सिर्फ एक ही औरत थी और वो औरत आफिया सिद्दीकी थी। बाकी सारे के सारे कैदी मर्द थे, जिसका मतलब है कि आफिया को एक प्रॉपर प्लान के जरिए अफगानिस्तान में लाया गया। क्योंकि अगर वहां पे और भी औरतें होती तो हम कह सकते थे कि शायद आफिया को गलती से उठा लाए हैं, लेकिन फिर उनको 5 साल तक वहां पे रखा गया, उनको और उनके बच्चों को टॉर्चर किया गया, जबरदस्ती उनके अलकायदा के साथ रिलेशंस को बनाया गया और फिर एक प्रॉपर प्लान के जरिए उनको बॉम्ब बनाने वाले डॉक्यूमेंट्स दे के उनको टेररिस्ट जाहिर किया गया। अब ये एक कोइंसिडेंस था या फिर प्लान था, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक पाकिस्तानी सिटीजन को खुफिया तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका में ले जाया गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि अफगान गवर्नमेंट और उनके प्रेसिडेंट हामिद करजई को इसका पता ना हो और फिर एक पाकिस्तानी सिटीजन को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इल्म में लाए बगैर अमेरिका में ले जाना कहां का लीगल एक्शन है। और अगर तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता था तो फिर वो खामोश क्यों थी? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। CIA ब्लैक साइट में पकड़े गए बहुत से कैदियों को अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दिया है, लेकिन आफिया को एक ऐसे जुर्म की सजा दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने फायर किया था तो कोई मरा नहीं था,
लेकिन फिर भी उनको 86 साल की सजा दे दी गई। इतनी सजा तो किसी को मारने पर भी नहीं मिलती। इवोन रिडली, बाय द वे, ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं और 2003 से लेके अब तक आफिया की रिहाई के लिए काम कर रही है। वो कहती हैं कि अगर आप यूएस ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएं और उनसे जाके पूछें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल और पॉलिटिकल लेवल पे कितनी दफा आफिया की रिहाई के लिए आपसे डिमांड की है, तो वो आपको कहेंगे They will tell you zero. यही वहां रिडली कहती है कि मैंने अफगानिस्तान के तालिबान से ये रिक्वेस्ट की कि अफगान वॉर के अंदर उन्होंने अमेरिका के जो लोगों को पकड़ा था, क्यों ना हम उनके बदले उनसे आफिया की वापसी की डिमांड करें। तो तालिबान बहुत खुश हो गए और बिल्कुल राजी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब मैंने उनसे इनकार के बारे में पूछा तो तालिबान ने बताया कि पाकिस्तानी एजेंसी से उसके बारे में पता चल गया है और वो आग बबूला हो रहे हैं। The ISI had found out and they were incandescent with rage. और उन एजेंसीज ने तालिबान से कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो वो तालिबान को किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देंगे। And if they did go ahead with the exchange, the ISI would withdraw all its support that it had given the Taliban. और अगर बिलफर्ज आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के अंदर आ भी गई तो 48 घंटों के अंदर अंदर उनको मार दिया जाएगा। The ISI have said if she comes back to Pakistan, she will not survive 48 hours. इसके अलावा बहुत सी ऐसी पहेलियां और पैटर्न्स हैं कि अगर हम उनको जोड़ने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम जानबूझ के उस औरत को फंसा रहा है और ये सिस्टम नहीं चाहता कि उस औरत को रिहाई मिले, जिसका मतलब यही है कि ये सिस्टम उस औरत से डरता है और उस औरत के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इस सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। I think there are some people in Pakistan who are very afraid that when Afia Siddiqui comes home, that there's going to be a big thing and there's going to be exposés about how various Pakistani authorities were involved in what happened to her and all the rest of it. लेकिन अब वो कौन सी चीज है वो मैं नहीं जानता। आज तक आफिया सिद्दीकी यूएस की जेलों में सड़ रही है और मुस्लिम वर्ल्ड इसको खामोशी से देख रही है और ये सब लोग मुसलमानों के ऊपर गालिब हैं। लेकिन मसला आफिया सिद्दीकी का नहीं है, मसला पाकिस्तान का भी नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है। मसला सिर्फ एक चीज का है और उस मसले का नाम है इस्लाम। Islam is not a religion of peace. I think Islam hates us. It's the world's fastest growing religion, Islam. 20,000 Americans every year decide to convert to Islam.